मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आपने न्यूमेरिकल्स को एंजॉय भी किया होगा। तो बच्चों उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करें। एक बहुत अच्छा क्लास होने वाला है आज का भी। पिन ड्रॉप साइलेंट रखें आप लोग, बड़े चीज़ों को समझें। ओके, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक रॉड है, इसका मास m और इसकी लेंथ कितनी है l। मास m और लेंथ l, ठीक है। और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे l/4। यहाँ पे हमने इसको हिंज किया हुआ है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हिंज वहाँ से उस पॉइंट से मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से है ये, ठीक है, इतना। तो यहाँ से हमने इसको हिंज किया है और क्या कैसे बच्चों, जस्ट रिलीज्ड, जस्ट रिलीज्ड। तो आपसे कह रहा है वो फाइंड द अल्फा। क्वेश्चन तो अपना वही है, फाइंड अल्फा एंड नॉर्मल एंड 80। मैंने आपसे सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये ऐसा न्यूमेरिकल्स है जो आपकी ग्रिप बना देगा इसके ऊपर। आप और कल की बातें भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सुने ध्यान से मुझे और फिर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर है डिस्टेंस mg। कहाँ लगेगा अपना, ये हमारा mg होगा इधर, mg नीचे की ओर। ये कितना है l/4। अगर ये l/4 तो ये भी कितना होगा, यहां से यहां तक l/4, ठीक है। अब करना क्या होता है बच्चों, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब आई क्या यहाँ का चाहिए क्या, नहीं, आई मुझे यहाँ का चाहिए, है ना। तो पहले आई को देख लें कैसे ट्रांसफर हो रहा है। वैसे आपको आना चाहिए बट फिर भी मैं आपको एक बार ध्यान दिला देता हूँ कि मुझे इसके अक्रॉस आई चाहिए। थ्योरम कौन सी लगती है, इस एक्सिस के अक्रॉस आई इक्वल्स टू आई सी एम। बेटा ये ना मुझे बताना नहीं चाहिए, बेटा बच्चे इतने अच्छे हो कि कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या, नहीं अच्छे तो कह रहे हो आप लोग। आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो बता देता हूँ अभी मैं। आई सी एम का मतलब क्या, एम एल स्क्वायर अपन 12 और कितना चलना है एम डी स्क्वायर। चलो ये मार्कर सही चल रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपन 12 प्लस एम डी की जगह l/4 का स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर अपन 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपन 16, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से एम, सर ये दिखेगा ना, दिग्विजय सर ये दिखेगा ना, ठीक है। m/4 एल स्क्वायर अंदर बच्चों। अब मैं 1/3 प्लस 1/4, सही है ना। आगे देखते हैं। इतना करने के बाद मार्कर को बदलते हैं क्योंकि ये मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है। देखो I इक्वल्स टू m, ये सही है मार्कर, एम एल स्क्वायर अपन 4, 4 to the 12 16। आपने देखा होगा कि बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कैलकुलेशन में। 7 प्लस 12, ठीक है। तो I इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर 7 12 4 जा 48। ये हमारे पास I आ चुका है, राइट। ये मैंने आपको इतना बता दिया। तो अच्छा ये ना आपको पहले से आना चाहिए था, मतलब मैं चाहता था यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकता था, पर मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि अब आपको समझ में आ जाए कि वो चीज़ें यूज़ कैसी होती हैं। तो देखो टॉर्क इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, आई अल्फा। तो आई की जगह 7/48 एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। ये हो गया टॉर्क आई अल्फा यहाँ से। अब एक टॉर्क कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की जगह टॉर्क, फोर्स कितना mg, डिस्टेंस कितनी बोलो l/4, है ना।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो L/4, ये दोनों डोर को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो 7/48 ml² अल्फा इक्वल टू mg L/4। m से m, ये L स्मॉल, ये L से L, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा 4/12। तो जो बचा है उसको लिख लो बेटा, 7/12, 7/12, 7 कहाँ से आया जी, सर जी यहाँ से आया जी, 437, ठीक है, इंटू L इंटू अल्फा इक्वल्स टू, केवल G बच रहा है, तो अल्फा इक्वल्स टू 12G/7L। ओके, ये हमारे पास में आ गया अल्फा, राइट। अब अल्फा आ गया तो उसके बाद हमारा फार्मूला होता है AT। तो AT इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, AT इक्वल्स टू R अल्फा। तो AT इक्वल्स टू R अल्फा देखें तो बच्चों R की जगह कितना, अब देखो रॉड घूमेगी तो रॉड का रोटेशन तो ऐसे ही होगा ना, ये अल्फा की फील आ रही है, और सर्कल मात्र इतना ही तो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का सर्कल। तो AT इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी है, L/4 अल्फा 12G/7L, तो ये कितना हो गया 3। तो AT इक्वल्स टू L से L कैंसिल, 3G/7, 4 3 12, और G भी तो आएगा, ये 3 हो गया बेटा, और 3G L से L कैंसिल, ये आ गया AT आ गया। अब देखो जरा इधर, इसके बाद मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मार्कर चलो से यूज करते हैं। देखो ये यहां से फिक्स था, तो अगर ये नीचे आएगा तो एक नॉर्मल तो ऊपर आएगी N1, और एक नॉर्मल आएगी ये N2। जस्ट रिलीज्ड है, ऐसा नहीं है कि रॉड पूरी घूम गई है, जस्ट रिलीज्ड। बात को समझो यार, ये रॉड है ना, ये जस्ट रिलीज, ऐसा नहीं कि पूरी घूम के वर्टिकल आ गई है। हम इसकी भी बात करेंगे अगले क्वेश्चंस में, अलग वैरायटी में। ये यहाँ पे थी और जस्ट घूम के इतनी नहीं आई, जस्ट घूमी है। तो ध्यान से देखो, ओमेगा इनिशियल कितना होगा अपना 0, और फार्मूला होता है AC सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू R ओमेगा²। तो ओमेगा तो 0 है, और अगर ओमेगा 0 है तो AC 0, लेकिन AT तो आएगा। अब ये था अपना mg, ठीक है। अब देखो, क्या रॉड इधर जा रही है क्या, नहीं। अगर रॉड इधर नहीं जा रही तो N2 कितना होगा 0, N2 कितना होगा 0। बात को समझो यार। देखो जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि दीपावली से ओकेजन पर हम लोग कोई फोटो फ्रेम लेते हैं, एक हैमर लेते हैं, और उससे हम इसको ऐसे क्या करते हैं, ऐसे हिट करते हैं, और आप उसको ऐसे फ्रेम को लगा देते हैं। कोई भी सीनरी वॉलपेपर जो आपको फ्रेम में लगाना होता है, तो हमने क्या देखा है कि जो नेल होती है, जो कील होती है, और ऐसे कुछ इस पर सस्पेंडेड है, तो इस पर एक वेट आता है ना। अगर वो जो नेल और कील है कमजोर हो तो फोटो ही नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वेट नीचे आ रहा है तो नॉर्मल ऊपर आ रहा है। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल तो इधर आ रहा है, और एक नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, ऐसा इंटेंशनली बनाते ही हैं, एक नॉर्मल इधर आ रहा है। अब अगर ये ऐसे चल रही होती, इधर होता, देखो अगर मैं इसको ऐसे होल्ड कर लेता, होल्ड, तो N2 इधर आता, या यहाँ चल रही होती, तो क्या इसका ऐसा मूवमेंट है क्या, नहीं ऐसा मूवमेंट। कभी हमने देखा कोई जॉइंट होते हैं वो थोड़े से लूज हो जाते हैं, है ना। कभी जो रॉ मटेरियल काम होता है, आयरन का जो काम होता है, या बॉक्सेस होते हैं, हम 2 बॉक्स को हमें फिक्स करना हो, हमने देखा है। आपने देखा होगा जो वाटर कूलर होते हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, ऐसे एक वॉल एक वॉल एक वॉल, राजस्थान में बहुत चलता है, शायद यहाँ भी देखा है मैंने। तो मैंने ऐसा कूलर घर में लेके भी आया था एक बार में। तो उसमें क्या होता है, 3 जो प्लेटें होती हैं उनको स्क्रू से टाइट कर दिया जाता है सब तरफ से, बाहर एक टैंक होता है। तो अगर वो स्क्रू लूज हो जाएंगे तो उनका मूवमेंट इधर उधर होगा। लेकिन अगर इसका मूवमेंट इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो N2 0 है। लेकिन अगर इसका मूवमेंट कभी नीचे हुआ तो नॉर्मल तो आएगा ना, वेट तो आ रहा है ना इसके ऊपर, इसका तो नॉर्मल की वैल्यू आएगी। तो बच्चों देखो, क्या ये घूम गई, क्या ये रॉड घूमे। बच्चों आपको क्या लग रहा है कि रॉड घूम रही है, रॉड घूमने रही है, जस्ट रिलीज्ड है, मतलब घूमने वाली है, अभी घूमी नहीं है जे। यार एक बात का जवाब दो, ये ना एक ब्लॉक रखा हुआ है और मैंने इस पे
एक्सीलरेशन लगा दिया तो क्या चलने लगेगा? आप बताओ मैकेनिक्स में आप लोग क्या लिखते थे उसको, u इक्वल्स टू 0। यहाँ तो कोई चलता हुआ आ रहा है तो उसके पास पहले से वेलोसिटी है, लेकिन अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसका u कितना है? 0। मान के जो ओलंपिक में कोई बहुत तेजी से रन करता हुआ आ रहा है, आपने 100 धक्का दे दिया तो क्या आगे नहीं चला जाएगा वो? और एक ऐसा होता है कि आपने 0 से स्टार्ट किया है, बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या हो कि ओमेगा इनिशियल 0 है, क्योंकि सर्कुलर बना नहीं है, सर्कल चालू हुआ नहीं है, जस्ट होने ही वाला है। तो ओमेगा 0, तो ए सी कितना हो गया अपना? 0। ए सी इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास हो गया mg, ठीक है। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको याद होगा, जैसे कि एक पॉइंट था, नॉर्मल ऊपर और mg नीचे, तो मैक्स माइनस मीन इक्वल्स टू एम है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? mg मैक्स, बहुत सारे कलर्स हो गए बच्चों, mg माइनस एम एक्स माइनस मीन इक्वल्स टू एम ए। तो m, जैसे मैंने क्वेश्चन कल भी कराया था आपको, m की जगह m, ये अपने पास होगा 80। क्यों? क्योंकि वैल्यू नीचे की ओर है। 80 कितना है अपने पास? 3g/7, तो ये इधर वो इधर, तो n1 इक्वल्स टू mg माइनस 3mg/7, ठीक है। तो यहाँ से n1 की वैल्यू आ जाएगी 4mg/7। तो बच्चों ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। कल वाले न्यूमेरिकल से मैंने उसको यहाँ से हिंज किया था, आज मैं उसको यहाँ से हिंज किया हुआ है, तो अपना आंसर आ चुका 4mg/7। n1 की वैल्यू आ चुकी है, n2 कितना हो जाएगा इधर? 0। तो n2 इक्वल्स टू 0, ए सी कितना हो जाएगा हमारे पास? 0, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा n2 0 होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी n2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई फोर्स थोड़ी है। लेकिन अगर कोई फोर्स आ जाए तो अगला क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि अब n2 को भी ले ले जाए, ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि n2 कब 0 होता है और n1 0 कब नहीं। n1 तो खैर आ ही जाएगा, n2 कब 0 होता है वो हमको देखना है। ओके, तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहले रॉड यहां थी, और रॉड इस कंडीशन में आ चुकी है, यहां से ये एंगल 37, तो यहां से स्टार्ट किया है इसको इधर से, ठीक है। यहां से रिलीज किया है, नॉट यहां से, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन रही होगी। आप चाहो तो उसको ऐसा भी समझ सकते थे। चलो ये डायग्राम देख लो, ठीक है। उसमें आप उसमें लग रहा है कि रॉड पहले वहां थी, नहीं बेटा, रॉड यहां पर है, ये है रॉड, ठीक है, और ये ओ है, इसको यहां से रिलीज किया है, ठीक है, 37 डिग्री से, मास m, लेंथ l। तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट, बेटा लिख लो कैलकुलेट एवरीथिंग, मतलब इसको सब बताएं इसमें। तो सब ना लिख के मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कैलकुलेट एवरीथिंग, सही है ना, ये भी आसान हो गया। मतलब ये रॉड पहले रही होगी, बट हमने तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं, आसान है। एक टावर इक्वल टू आई अल्फा और एक टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, और नॉर्मल देखना है। तो मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपको मैं, या चलो यहाँ भी दिख ही रहा होगा आपको। देखो एक नॉर्मल तो ये आएगी n1, ठीक है, और मतलब इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर ये सॉरी ये नहीं, जब कभी भी नॉर्मल बनाओ ना तो दो एक्सिस बनाते हैं। नॉर्मल ऐसी होनी चाहिए कि एक तो रॉड के परपेंडिकुलर, जैसे मैंने पहले बना दिया था, और एक है रॉड के लेंथ के अलोंग, बस इतना याद रखो आप तो, n1 और n2। इससे एक फ्रेश डायग्राम बेटा यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना। ये इधर था,
और ये रॉड थी। तो N1 और ये N2 37 mg, ये 37 तो ये भी कितना 37, तो ये mg cos 37 mg sin 37, सही है ना। cos 37 4 mg अपॉन 5 और ये 3 mg अपॉन 5, सही है। अरे बेटा कुछ नहीं किया, इससे कॉम्पोनेंट्स किए हैं केवल, समझ गए। तो चलो टॉर्क लिखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है अपना, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, आई कितना ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा। दूसरा टॉर्क, यहां इसके अक्रॉस बॉडी रोटेट हो रही है, बच्चे कहते हैं नॉर्मल का टॉर्क क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो वहां से घूम रहा है वो, ठीक है। अब देखो ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये हो गया। अब फोर्स, तो फोर्स ले लो ये वाला इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स कौन सा 4 mg अपॉन 5, और कितना डिस्टेंस L/2, L/2, दोनों टॉर्क आपस में इक्वल कर दो। तो आई अल्फा इक्वल्स टू 4 mgl अपॉन 10, आई की वैल्यू ml स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि रॉड इसके अक्रॉस फिक्स है ना, तो आई तो इसके अक्रॉस ही लिखते हैं। तो ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा इक्वल्स टू, बेटे कैलकुलेशन में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है ना। यही हमारा रैंकों को बनाएगा, यही हमारे रैंक को थोड़ा खराब भी कर सकता है, तो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए दो बार देखने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी आपके सामने दो बार देख लेता हूँ क्योंकि मैं भी आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो कैलकुलेशन देखना ही देखना है आपको। 4 mg अपॉन 5 mg cos 37 इंटू L/2, तो F इंटू L 4 mg बाई 5 और लेंथ L/2, ठीक है। यहां से 4 mgl अपॉन 10, तो m से m, l से l, तो यहां पे बच रहा है अल्फा l अपॉन 3 इक्वल्स टू 4 g बाय 10, सही है। ये 2 ये 5, तो अल्फा l इक्वल्स टू 3 2 6, 3 2 6, 6g अपॉन 5l, ये अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से, अल्फा 6g अपॉन 5l, राइट। ये अल्फा आ चुका है अपने पास। अब अल्फा के आने के बाद मुझे क्या चाहिए, n1 और क्या चाहिए n2 और 80। तो देखो बेटा n1 के लिए अब मैं यहां पर आपको अलग से FBD बता रहा हूं इसका। अच्छा, इतना जरूरत नहीं होती बनाने की, केवल आपको समझाने के लिए बच्चों में इतना बोलना पड़ता है, नहीं तो ये तुरंत बन जाता है। जी मैं इस क्वेश्चन को वहीं खत्म कर देता लिख के, और आपको भी अंदाज लग रहा होगा, तुरंत दोनों का टॉर्क निकाले, बैलेंस किया। अब देखो हमें फाइंड करना है n1, ये कितना mg नहीं है, ये 4 mg अपॉन 5 है, ठीक है। और ये कौन था n2, तो n2 के बदले में उसके दो कंपोनेंट थे, देखो 4 mg अपॉन 5 और 3 mg अपॉन 5। तो यहां पर एक कंपोनेंट कितना आ रहा है इस तरफ, मैं अलग कलर के मार्कर से बना रहा हूं, देखो इधर 3 mg अपॉन 5। तो क्या अब n2 को बैलेंस किया जा रहा है, वेरी गुड, किसके साथ 3 mg अपॉन 5 से। इसका मतलब n2 की वैल्यू होगी 3 mg अपॉन 5, जस्ट रिलीज्ड है 80, 80 इक्वल्स टू आर अल्फा, आर की जगह सेंटर से ना
L/2 और अल्फा कितना है 6G अपॉन 5L, L से L कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, तो 80 इक्वल्स टू 3G अपॉन 5। ठीक है, ये भी आ गया अपने से 80। अब लगा दो इक्वेशन मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल्स टू एम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन। तो 4mg मैक्स माइनस मिन, याद है ना, मैक्स माइनस मिन इक्वल्स टू एम है, एम की जगह एम और ए की जगह 3G अपॉन 5। तो N1 इक्वल्स टू 4mg अपॉन 5 माइनस का 3mg अपॉन 5, तो N1 इक्वल्स टू mg अपॉन 5। 8 इक्वल्स टू r अल्फा, 8 इक्वल्स टू L/2, 6G/L, 3G अपॉन 5, 4mg अपॉन 5 माइनस N1, 4 अब 5mg माइनस N1। सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लें, आई की वैल्यू ml² अपॉन 3, क्योंकि वहां से इंज है, लगभग सही है। तो यहाँ से वेट अपने पास दो वैल्यू आ गई, N1 और N2 की। तो बच्चों आपने देखा मैंने कल स्टार्ट किया था रॉड प्रॉब्लम्स, और रॉड प्रॉब्लम्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए और मुझे सेटिस्फेक्शन है कि इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इतने क्वेश्चन को अगर दोबारा बना के देखते हो तो आपसे चीज़ें बन जाएंगी, राइट। अब देखो बेटा, इतना सॉल्व करने के बाद अब हम एक बहुत अच्छा आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आपको याद है कि फिजिक्स में बहुत सारे रूल्स थे। एक टाइम पर जो न्यूटन्स थे उनका पूरा होल्ड था, अभी भी होल्ड है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता है उनकी जो मैकेनिक्स थी, न्यूटनिक मैकेनिक्स बोलते थे उसको। एट दैट टाइम एक ऐसा रूल्स आया था जिसने शायद न्यूटन्स को भी परेशान कर दिया होगा उनके आसपास, जिसे हम बोलते थे एनर्जी कंजर्वेशन। पढ़ा होगा आप लोगों ने। इतना जबरदस्त रूल था कि जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या न्यूटन्स के लॉ ही वैलिड है, क्या उसी के लॉ से बात बनती आगे ही बन सकता है क्या। इनमें बहुत बड़ी कहानी सुनाता था वर्क पावर एनर्जी में। खैर अभी तो वो चैप्टर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर आपने एक बात सीखी थी, एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो बेटा। मेरे हिसाब से गोल्डन रूल बताऊं आपको मैकेनिक्स में जो आपको आने चाहिए। सबसे पहला रूल है न्यूटन्स के लॉस, आपको पता ही है, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए सबसे बड़ा रूल, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन सेकंड रूल। थर्ड रूल मोमेंटम कंजर्वेशन, जो हमने सेंटर ऑफ मास में देखा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा कौन सा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो अभी आएगा। तो मेरे हिसाब से 4 रूल्स हैं, और साथ में अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को जोड़ लें तो क्या कहने, फिर इस पे फिजिक्स बनती है, बस आपको रूल अप्लाई करना आना चाहिए। तो खैर वो तो बात की बात थी। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रॉड प्रॉब्लम विद एनर्जी। अब तक मैंने उसकी बात नहीं करी एनर्जी की, बट मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन जेईई नीट के ऐसे क्वेश्चन में फेवरेट इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। तो बच्चों आज हम सीखेंगे रॉड प्रॉब्लम्स विद एनर्जी, एनर्जी की एंट्री कैसे होती है। लेकिन फर्क इतना है कि वहां पे हम लोग पढ़ते थे हाफ आई हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दूसरी एनर्जी। तो ध्यान से देखना, पहले मैं बताता हूं एनर्जी। एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। पहले एनर्जी देख लें बच्चों, और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम इसके एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे, और फिर इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जिसको सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बेटे मैकेनिक्स में फॉर्मूला क्या होता था, K इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मैं ये भी जानता हूं V इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो यहां से K इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ एम V की जगह आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो K इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बनता है अपना इनर्शिया। तो K इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आया एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी आगे आएगा, इस पर डिटेल में बात करेंगे अपन, पर अभी मुझे इसकी जरूरत थी तो मैंने आपको बता दिया।
दूसरा, अब मैं अगर देखूं तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, वर्क पावर एनर्जी यहां पे आपका बोलना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी से, हिंदी में लिखा है मैंने, वर्क पावर एनर्जी से हमें क्या पता था, याद करो जब हम बात करते थे वर्क पावर एनर्जी की, चेन प्रॉब्लम आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोई चेन जिसका मास m, लेंथ l है, तो हम इसके सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते थे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती थी U इक्वल्स टू mg/L/cm। अब बेटे यहाँ पे मैं प्रूफ तो कर नहीं सकता, आपने पढ़ा है बताया हो, तो मुझे उस चैप्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। mg/L/cm या U इक्वल्स टू mg/L/cm, इसका सेंटर मास होता था हाफ पे, तो mgl/2। इतना प्यारे बच्चों बेटा आपको याद होना चाहिए, mgl/2 चेन प्रॉब्लम के लिए। इसे हम बोलते थे बच्चों रेफरेंस लाइन, याद करो रेफरेंस लाइन। और क्या होता था, मेरे कॉन्सेप्ट कैसे थे कि आपने भी वही सीखा होगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव और रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव। तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी above the reference line positive, potential energy below the reference line नेगेटिव। बट एक अंदाज तो लेकर चलना पड़ता है, साइन कन्वेंशन तो बनाना ही पड़ता है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन कैसे बन रहा है, ठीक है। दूसरा केस, ये चेन के लिए था, हमारे रोटेशनल मोशन में रोटेशनल मोशन में हम क्या यूज करेंगे, वी यूज रॉड। क्या यूज करते हैं, रॉड। और अगर हम रॉड को यूज करते हैं तो देखो रॉड और चेन एक ही बात हो गई, ये वाला केस बनेगा अपना। सेंटर मास का यहां पर होगा, तो U कितना आएगा, mgl/2। ये यहां से रॉड हिंज होगी इधर से, ठीक है। और मान लो रॉड ऐसे रखी हुई है, केवल यहां से तो फिक्स्ड है ऐसे, और किसी ने इसको हल्का सा जर्क दे दिया, ऐसा हल्का सा जर्क, तो क्या रॉड घूम के नीचे आ जाएगी, मतलब ये वाला केस। वैसे बनाते हैं इसको, अगर रॉड जैसी वैसे फिक्स नहीं है, यहां पर रोटेट हो सकती है ना, अगर मैंने इसको हल्का सा जर्क दिया तो रॉड घूमते नीचे आ जाएगी। जब रॉड घूमते हुए नीचे आएगी तो फिर ये वाला डायग्राम आएगा अपना, रॉड एक ही है, पहले यहां थी अब इधर घूम के आ गई, इतना घूम के आएगी जी, ठीक है। तो U की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, -mgl/2। क्यों बेटा, वो इसलिए क्योंकि अब रेफरेंस लाइन के नीचे है। तो स्टूडेंट्स वर्क पावर एनर्जी का मुझे इतना कंसेप्ट लग रहा था जो मैंने आपको बता दिया है। आप ये सारे क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को नोट कर लें और फिर हम इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, आप इसे नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा इसके। तो क्या क्या लगने वाला है अपने को कॉन्सेप्ट इसमें, पहले एक कॉन्सेप्ट ये बच्चों, अगर कोई रॉड रोटेट होती है ऐसे, तो जो एनर्जी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू ½ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं इसके अंदर क्या थी बेटा स्टेटमेंट, थोड़ा आपको ध्यान दिला दूं। स्टेटमेंट होता था वर्क डन कंजर्वेटिव, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, ये आपने पढ़ा होगा, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन सूडो, है ना, सूडो इक्वल्स टू डेल्टा के, ठीक है। अब देखो अगर एक्सटर्नल नहीं है, सूडो फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो क्या होता था हमारे पास वर्क डन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के। अभी आपको पता है बेटा वर्क डन कंजर्वेटिव का मतलब होता है डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा के। तो डेल्टा यू का मतलब होता था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल,
इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो माइनस का यू फाइनल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो लाइक माइंडेड पर्सन एक तरफ, मतलब आई एक तरफ, तो के इनिशियल यू इनिशियल, ये सब पढ़ा हुआ है बच्चों आप लोगों ने, के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। इसी को हम बोलते थे वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। अगर कोई भी दुनिया भर के फालतू फोर्सेस नहीं है, फालतू फोर्सेस का मतलब क्या है, अगर सूडो फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये अपना हो गया नॉन कंजर्वेटिव, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है। और आप इसी को बोलते थे ई इनिशियल इक्वल्स टू, ये क्या होता था अपने पास, ई फाइनल, और इसको हम बोलते थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपके काम का फॉर्मूला क्या है, एक तो ये वाला और एक ये, अगर आपको दो चीज़ें याद हैं तो हम इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलो बेटा इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक रॉड है बेटा, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेवल तक लेके जाऊंगा ताकि सब बच्चे मेरी बात को समझ पाए। रॉड, इसका मास m, लेंथ l, ठीक है। अब देखो हमने इसको रॉड को थोड़ा सा जर्क दिया, यहाँ से हल्का सा एक फोर्स अप्लाई किया, हल्का सा जर्क दिया, ठीक है। तो रॉड घूम के कहाँ पे आ जाएगी, नीचे की तरफ। तो मैं रॉड को यहाँ बना रहा हूँ, ये रॉड की पोजीशन हो गई। मान लो रॉड की पोजीशन ये घूमने के बाद, तो क्वेश्चन क्या है आपसे, आपसे बोलेगा फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकली डाउनवर्ड। जब रॉड कैसी हो जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसकी पोजीशन हो जाए, तो ठीक है बेटा। अब देखो तरीका क्या है, इसका सेंटर मास यहाँ पर, तो ये घूम के कहाँ पे आया, इधर। इसको मानते हैं रेफरेंस लाइन, तरीका समझ लें, इसको मानते हैं रेफरेंस लाइन। कोई दुनिया भर के फालतू फोर्सेस लग नहीं रहे, तो अपनी ये इक्वेशन वैलिड है, के इनिशियल यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल यू फाइनल। बच्चों इसको मानेंगे रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो यहाँ से इसे बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, और ये मेरी क्या आएगी बेटा, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, के इनिशियल यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल यू फाइनल। के इनिशियल, अब बात हो रही है नॉट हाफ एम वी स्क्वायर, बात हो रही है अपने रोटेशन की, है ना। तो देखो रेफरेंस लाइन से ऊपर है वो तो बात की बात है, पहले के इनिशियल कितना है, 0, क्योंकि रॉड अभी यहाँ पे रेस्ट में है। अब जो घूमते हुए से रॉड नीचे आई है, तो जब से घूम के नीचे आई थी तो अपने इसको ओमेगा पता करना है, मतलब मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है जब से रोटेट होकर नीचे आ रही थी, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 0। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ एक चीज़ और भी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, यहाँ साइड से लिख भी देता हूँ। यू बोलो कितना होगा, mgl/2, तो ये तो हो गया 0। अब पोटेंशियल एनर्जी मैं रेफरेंस लाइन से ऊपर की ओर हूं, तो प्लस mgl/2, ठीक है, इक्वल्स टू के फाइनल। के फाइनल कौन सा, जल्दी से बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यू फाइनल, अब देखो बेटा यू फाइनल मतलब सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर है, ये सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर है, तो कितना बनेगा अपने पास है, माइनस के mgl/2, सही है, ये इधर आ जाएगा। तो mgl/2 प्लस mgl/2 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ और हाफ 1, आई किसके अक्रॉस लिखते हैं, जिसके अक्रॉस रॉड रोटेट कर रही है। तो बेटा क्या रॉड इस पॉइंट के अक्रॉस घूम रही है, तो जल्दी से बता दो बच्चों, आई कितना आएगा, आई आएगा ml²/3, सही है। तो यहां से देखो हाफ आई की जगह ml²/3, सही है। मैं बेटा यहाँ रख रहा हूँ वैल्यू इनटू ओमेगा स्क्वायर, और हाफ 1, तो ये हो गया mgl, ठीक है। तो देखो L से
एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखूं, 3g इंटू 2 भी कर दो चलो, अरे 2 तो है 6 ना, सही तो है, हाँ सही है, सब कुछ सही है, अपॉन एल, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 6g अपॉन एल। देखो कितनी आसानी से हमारे पास इसका ओमेगा आ गया, बोलो क्या बात समझ में आती है, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो देखा बच्चों, हम लोग बहुत आसानी से, अगर आपके बेसिक्स अच्छे से हैं तो आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन हो जाए बेटा इस पे अच्छे से, चलो और देखो स्टूडेंट, सब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बेसिक कही, अब देखो इसमें और क्या क्या हो सकता है। देखो देखो मतलब कि किताबों में क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं, देखो अब रॉड ये थी और यहां से इंच थी, ठीक है, मास एम लेंथ एल, और आपसे क्वेश्चन वही बोल रहा है, फाइंड फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा when rod becomes vertically downward, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका डायग्राम, देखो पहले तो रॉड ऐसी थी, और बाद में रॉड घूम के ऐसे आ गई है, राइट। तो उसका सेंटर मास तो यहां था, और बाद में बच्चों कहां पे आ गया सेंटर मास, इधर। तो बेटे इसको मान लेते हैं रेफरेंस लाइन। हमें आपको पता होगा कि रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये आपको पता होगा, तो एक पॉइंट पता ही आपको। तो यहाँ ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पे पी कितनी होगी इसकी, जीरो, और यहां से इसका सेंटर मास यहां तक आया है। आपको पता है ना एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगता है, दो पॉइंट के ऊपर, एक तो इनिशियल और एक फाइनल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनिशियल, और ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनल। WP में आपने ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको मेरी सारी बातें याद होंगी, तभी तो आपको चीजें क्लियर हो रही हैं जी, क्योंकि वो चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। आप अप्लाई करते हैं इसको, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। बच्चों कई बार ऐसा होता होगा ना कि सर मतलब कि कई बार ऐसी बात आ जाती है कि मैं इतने क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं, तो उसको जरूरी है बच्चों। अब मेरी ऐसी सोच है इसके पीछे कि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूं, कुछ क्वेश्चन मैं कम भी कर सकता हूं, लेकिन फिर आप किताबें ढूंढते फिरोगे। मतलब मेरी ऐसी सोच होती है कि देखो बेटा, मैं कितना भी आपका थ्योरी पार्ट पढ़ा दूं, जब तक हम उस पर प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे हमारी ग्रिप नहीं बनती। मैं नहीं चाहता कि आप है ना पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद किसी क्वेश्चन में आप लोग बार बार फंसो और फिर आप बार बार थ्योरी पार्ट को देखो। तो कम से कम ये कंप्लीट पैकेज तो होना चाहिए, इतने न्यूमेरिकल्स तो आपको देखने ही चाहिए, ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ, किसी बुक को अप्लाई करो, तो आपको बातें समझ में आए। यही कारण है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स पढ़ाने का वो यही है कि सिंक्रोनाइज थ्योरी, मैं पूरी किताब बोर्ड पे ड्रॉप नहीं कर सकता, पूरी किताब छाप दो नहीं, कुछ बहुत सिंक्रोनाइज शॉर्टकट थ्योरी जिससे सारी बातें समझ में आ जाएं। और वो जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, इस थ्योरी को समझाने के लिए फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स का सपोर्ट लेता हूं, तो वो जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी कि हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है जी। तो देखो के इनिशियल जीरो, क्यों, रॉड चली नहीं है, यू इनिशियल जीरो। अब बताओ बेटा यू इनिशियल जीरो क्यों है, इसलिए जीरो है क्योंकि अभी हम रेफरेंस लाइन के ऊपर ही, देखो यहाँ पे जो पॉइंट था न्यूमेरिकल्स में वो रेफरेंस लाइन से ऊपर था, इसलिए मैंने यू इनिशियल लिखा था mgl/2, बट यहाँ पे जो पॉइंट है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर ही है, तो फिर अपने जीरो जाएगा वो, अच्छी बात है। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, कहने की जरूरत नहीं है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यू फाइनल नीचे की तरफ है बेटा, तो माइनस का mgl/2, ये इधर वो इधर, तो नेट किधर, mgl/2 इक्वल टू हाफ आई की जगह
ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो m से m, l से l, 2 से 2, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट, अरे कितना 3g, हाँ हाँ, g से g 3g/l। यहाँ पे फिर 2 से 2 कैंसिल नहीं हुआ था क्या? हाँ, जो प्लस हुआ था ना वो, हाँ सही है। तो यहाँ तो अपने mgl/2 आ जाएगा, हाँ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 2 से 2 सही है, 3g/l। ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आओ इस पे क्वेश्चन और देखते हैं। बेटा थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊँ क्या इसका? सर बिल्कुल बढ़ाओ, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है। चलो बेटे आपने बोला तो मैं इस पर थोड़ा सा लेवल और बढ़ा के दिखाता हूँ। ओफो, इस बोर्ड में ना बच्चों एक ही ड्रॉबैक है कि अगर इसको रफ करना हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसको रफ करना। खैर चलो, अपना काम तो चल ही रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, अब जो रॉड है ना उसकी पोजीशन ये है, रॉड अब ऐसे ही है, ये एंगल थीटा पर है, ठीक है, और घूम के कैसे आ जाती है इधर, वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइनल पोजीशन है जी, मास m, लेंथ l, तो आपसे कह रहा है फाइंड ओमेगा। क्वेश्चन वही सोच रही, फाइंड ओमेगा, सही है क्या? आओ बताओ कैसे बनेगा। तो बेटे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर था और कहां पहुंच गया। इसका सेंटर ऑफ मास देखो इधर था, यहां, और यहां पर आ गया जी। तो देखो इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस l/2, तो ये l/2 यहां से आता है कि डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये वाली l/2 साइन थीटा। तो आप इसको ऐसा मत देखो, आप तो ये देखो कि इसका सेंटर मास से रेफरेंस लाइन से कितने ऊपर है, l/2 साइन थीटा पर, और फिर घूम के इधर आ गया। इसको हमेशा की तरह हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन। चलो अब क्या अप्लाई करें, अब हम अप्लाई करेंगे के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना, 0। अब यू इनिशियल mgl/2, लेकिन l की जगह l/2 साइन थीटा, क्योंकि आपने WP में पढ़ा हुआ रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो प्लस का mgl/2 साइन थीटा इक्वल्स टू के फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और यू फाइनल माइनस का mgl/2। क्यों, अब तो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा ना रॉड, तो माइनस mgl/2 ही होगा। इसको यहां पे ले आओ, तो mgl/2 साइन थीटा प्लस mgl/2 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा कॉमन ले लें कुछ, mgl/2 में कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ आई की जगह ml²/3, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2, m से m, l से l, तो ये कितना हो गया 3g/l और 1 प्लस साइन थीटा, सही लिख रहा हूं शायद, एक बार देख लो, 3g/l 1 प्लस साइन थीटा और इसका अंडर रूट, ये मेरे पास में आ गया ओमेगा। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, हम लोग पढ़ रहे थे रॉड प्रॉब्लम्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैंने इसमें कुछ केसेस लिए। अब एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या इसको 37 दे देगा, तो मैंने 37 इंटेंशनली नहीं लेके मैंने आपको थीटा से बता दिया, ठीक है ना। तो अगर आप याद रख पाओ डायरेक्ट थीटा
जब रॉड ऊपर की ओर है तो ये रिजल्ट याद रख लो। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा 37, एल दे देगा 2 मीटर, और चाहो तो आप लोग बना भी सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन और भी बचते हैं, आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आओ देखते हैं क्वेश्चन और। अब अंदाज लग रहा है ना बेटा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं। चलो और देखो, ये रेफरेंस लाइन है और अब रॉड ऐसी ही है, ये सब डॉटेड, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो आपसे बोल रहा है फाइंड ओमेगा व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड ओमेगा, ये आपको फाइंड करना है। रॉड का मास m और लेंथ l, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं, फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो देखो हुआ क्या है, पहले ही ऐसा था, ये पहले रॉड ऐसी थी और बाद में फिर रॉड ऐसी हो गई है। तो सेंटर मास अपना इधर था और घूम के इधर आया, तो ये एंगल कितना था बेटा थीटा। तो ये लेंथ कितनी बनेगी हमारी, पहले तो यहाँ से देखते हैं ना लेंथ, वही अपनी L/2 साइन थीटा, और यहाँ तो आपको पता ही है mgl/2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, k इनिशियल प्लस u इनिशियल, k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल यहाँ पर, अब देखो स्टार्टिंग, ये तो रेफरेंस लाइन है बच्चों, रॉड नहीं है, जे इनिशियल पॉइंट तो ये वाला ही, मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये इनिशियल कंडीशन है रॉड की, और ये कौन सी कंडीशन है, फाइनल। तो यहाँ से और यहाँ से एनर्जी, रेफरेंस लाइन ये है, तो के इनिशियल अब भी 0 है क्योंकि रॉड को रिलीज किया नहीं है, करने वाले हैं, तो 0। अब यू इनिशियल मतलब इस पॉइंट पर रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस लेते हैं, तो रेफरेंस लाइन से डाउनवर्ड है, मतलब माइनस mg/2 साइन थीटा, के फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और u फाइनल माइनस के mgl/2। सही है। तो देखो mgl/2 साइन थीटा, और इसे यहां पे ले आओ, प्लस mgl/2 इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सही है ना। अब बच्चों बाकी कैलकुलेशन में इधर लिख रहा हूं, तो mgl/2 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां लिख दूं बेटा क्योंकि मुझे जगह चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए कुछ, हाफ आई ml/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ से हाफ, m से m, अच्छा l हमेशा एक ही बात है ना, l से l कैंसिल, वरना तुम गड़बड़ कर दो सब। तो 3g/l 1 प्लस साइन थीटा और उसके ऊपर रूट इक्वल्स टू ओमेगा। तो वहाँ पे शायद माइनस में आया था, यहाँ पे प्लस में आ गया है। तो बच्चों मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, लगभग सारी वैरायटी मैंने आपको बता दी, और जब शीट वगैरह बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने रॉड प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए, हमने एनएलएम लगा दिया, N1 N2 देख लिया है ना, एनर्जी कंजर्वेशन देख लिया। अब जो मैं आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, ये मतलब सभी सीरीज अच्छी, एक के बाद एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहे हैं, पूरा मैकेनिक्स का रिविजन हो रहा है, आप एक तरह से देखो तो आप। तो अब हम यहाँ पे बहुत अच्छी हेडिंग लिखने वाले हैं, एंट्री, ठीक है। किसकी एंट्री होने वाली है अब, एंट्री ऑफ सही लिखेगा क्या, एंट्री ऑफ पुली एंड ब्लॉक। याद करो रोटेशनल मोशन में कितना परेशान किया, एंट्री ऑफ पुली एंड, शुरू में आपको, बाद में आप इसमें मास्टर हो गए थे है ना, सॉरी
न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, एंट्री ऑफ पुली एंड ब्लॉक इन रोटेशनल मोशन। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एंट्री ऑफ पुली एंड ब्लॉक इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो बच्चों आपने याद होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम जो पुली पढ़ते थे वो मासलेस होती थी, पर यहाँ पे हमारी जो पुली होगी इन दोनों डिस्क की होती है, उसका अपना एक मास होगा। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा इसके अंदर, मैसिव पुली। दूसरा पॉइंट क्या है, वहां पे जो रस्सी होती थी, मतलब जो स्ट्रिंग होती थी वो होती थी मासलेस, यहाँ भी मासलेस ही होगी। तो स्ट्रिंग कैसी होगी हमारे पास, मासलेस, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो ध्यान से देखना है मेरी बात को, बहुत ध्यान से। इसकी थ्योरी क्या है देखो, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक पुली और पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग, ये क्या हो गया, कैसे रफ हो गया जी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, क्यों बच्चों, अच्छी बात है। ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ठीक है, M1 M2 समझ लेना, ये M1 और ये M2, ओके। मैंने सर दो क्यों बनाया मैं आपको बताता हूं अभी। ये बेटा हमारे पास पुली है, और जो पुली है वो कैसी है, मासलेस, सॉरी मैसिव, और स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस। ये M1 और ये M2, यहां पे टेंशन का डायरेक्शन T1 और यहाँ पे डायरेक्शन T2। और कमाल की बात क्या है कि इसके बीच में फ्रिक्शन भी है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब सुनो ध्यान से यार मेरी बात। बच्चों आपने देखा होगा जब आप अपनी छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के घर पे जाते हैं, गांव में जाते हैं आप लोग, तो गांव में एक बहुत बड़ा कुआं होता है, वेल, है ना। आप क्या करते हैं, कुएं से पानी खींचते हैं, तो आपने कैसे देखा है, ऐसा थोड़ी होता है कि एक बकेट लिया, उसमें आपने रस्सी बांधी और उसे फेंक दिया और उसे खींच लिया, नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है, मतलब गांव वालों को ही पता था पुराने जमाने में कि पुली के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पर ऐसे पिलर लगे रहते हैं, दो शायद स्टोन के रहते थे, हाँ शायद स्टोन के रहते थे पहले, और उसके बीच में एक डिस्क लगी रहती थी जिसे हम पुली बोलते हैं, है ना। तो आपने क्या देखा कि बकेट को नीचे फेंका, वहाँ से आपने पानी को लिया। पानी को खींचने का तरीका क्या है, क्या आप उसको ऐसे पुल करते हो क्या, नहीं, आप उसको ऐसे पुल करते हो, ऐसे तो पुल करते हो ऐसे, कि ये तरीका है क्या, नहीं, आप उसको ऐसे पुल करते हो। पुली क्या कर रही है, क्या पुली फोर्स को कम कर रही है क्या, नहीं, पुली फोर्स को कम नहीं कर रही, पुली उसके डायरेक्शन को चेंज कर रही है। कुछ लोगों को लगता है पुली लगा देंगे तो वेट कम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि 5 kg या 5 लीटर की बाल्टी थी 1 kg की रह जाएगी, नहीं, वो केवल उसके डायरेक्शन को बदलती है पुली, फोर्स के डायरेक्शन को। तो देखो बेटा होता है क्या है कि ध्यान से देखना, मान के चलो ये एक पुली है, वो लोहे की जो पुली, आयरन की पुली, जिसके ऊपर आप बकेट को रस्सी डाल के ऊपर की ओर खींच रहे हो, और उसके ऊपर एक रोप है। तो एक तो होता है कि वो पुली और रस्सी साथ साथ रोटेट हो रही हैं, और मान के चलो देखो जैसे ये पुली है, ये पुली है और उसके ऊपर ये स्ट्रिंग है, अगर उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप खींचोगे ना, तो वो जो रोप है वो जल्दी खिंच जाएगी, वो पुली कम घूमेगी। तो क्या प्रॉपर बकेट ऊपर आ पाएगी क्या, नहीं। तो दो बातें होती हैं, एक होता है स्लिपिंग और एक होता है रोटेटिंग। तो अपने को स्लिपिंग नहीं चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए कि आपने रोप को खींचा, रोप तो खींचे चले आ रहे हो और पुली नहीं घूम रही, आप तेजी से खींच रहे हो किसको, रोप को, और पुली नहीं घूम रही, नहीं। होना चाहिए कि दोनों के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन होना चाहिए, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बात समझ में आती है बेटा आपको, गुड। आप देखना ऐसी इक्वेशन कैसे बनती हैं, तो आओ देखते हैं इसको। यहाँ पर M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1 है। ये अपने को पता है कि अगर ये सिस्टम नीचे की ओर आ रहा है एक्सेलरेशन A के साथ, तो ये ब्लॉक ऊपर को जाएगा A के साथ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो होना ही होना है, सही है। अब देखो ध्यान से देखना,
अब मान लो कि ये इधर है ब्लॉक, एक ब्लॉक ये, मैं इसका आपको एफवीडी बता रहा हूं, M1 और ये M2, ये T1 और ये T2। अब देखना इधर आप लोग, अगर ये पुली है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रिंग के ऊपर, पुली कहां चल रही है आगे की ओर, तो फ्रिक्शन कहां रहा है पीछे की ओर, तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया। और यहां पर एक इधर T1 भी है और ये कौन है T2। भाई एक बात बताओ, अगर ये अपने पुली है और इसके ऊपर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो पुली कहां चल रही है आगे की ओर, तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा पीछे की ओर, तो ये फ्रिक्शन हो गया। अगर आप इसको ऐसे पुल कर दो तो डायग्राम अपना ये बनेगा, ऐसा कुछ। ये एरो किसका था, इसके लिए T1, ये कौन T2 और पीछे कौन F। अब ये जो फ्रिक्शन है स्ट्रिंग के ऊपर है, पुली के ऊपर फ्रिक्शन आगे की ओर, तो स्ट्रिंग पे कहां पर पीछे की ओर, स्ट्रिंग पे बोल रहा हूं, पुली पे फ्रिक्शन कहां पे आएगा आगे की ओर, पुली ये फ्रिक्शन स्ट्रिंग के इस लेयर पर है और पुली पे कहां पर है आगे की ओर, ये तो चला रहा है इसको। तो देखो मैं लिख रहा हूं स्ट्रिंग पर, एट स्ट्रिंग एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो देखो इस तरफ कितना फोर्स है T1 माइनस स्ट्रिंग पे दो फोर्स, कौन से T2 प्लस एफ। अरे मैक्स माइनस मिन इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में खूब सीखा होगा आपने। इक्वल्स टू कितना एम ए, पर ये मास किसका है स्ट्रिंग का मास, बट स्ट्रिंग का मास तो 0 है, तो यहां से कितना आ जाएगा T1 माइनस T2 माइनस का F इक्वल्स टू 0, या T1 इक्वल्स टू T2 प्लस F। एक मेरी काम की इक्वेशन ये आई है, कुछ नहीं किया बेटे। अगर आप इसको खींचते हैं, ये देखो स्ट्रिंग है और ये पुली है, इनके बीच में अगर स्लिपिंग नहीं है तो प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, तो इसके बीच में फ्रिक्शन होगा। पुली को कौन चला रहा है फ्रिक्शन, तो स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन पीछे की ओर, तो मैंने क्या किया इन दोनों ब्लॉक को एनालम से कनेक्ट करने के लिए मैंने उसको ऐसे पुल कर दिया, मैंने उसको ऐसे पुल किया, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2 और फ्रिक्शन भी इस तरफ। अब मैंने लगा दी इक्वेशन, मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम, ये दोनों फोर्स इस तरफ थे तो माइनस होगा इक्वल्स टू एम है। पर किस्मत की बात मान लो या दुर्भाग्य मान लो, या तो किस्मत ही बोलूंगा मैं, अगर ये हैम हो जाए ना रोप पर तो तकलीफ देगा अपने को। तो अपने सिलेबस में क्या है, मास लेस स्ट्रिंग है और मैसिव पुली है, तो मास लेस स्ट्रिंग है तो m 0, तो अपनी वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन अपने पास ही आ गई। ठीक है, दूसरा टॉर्क कैसे लिखते हैं वो देखो आप, ध्यान से देखना, एक ये और एक ये T1 और ये T2, ये पॉइंट R, और टॉर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है I अल्फा, तो इसको बोलूंगा मैं I पुली, पुली इन जनरल डिस्क की होता है। तो देखो एक तो T1 का टॉर्क R से है, वो ध्यान से समझना इस बात को आप लोग, सर ये दिख रहा है ना, तो देखो ये सेंटर यहां से R, तो इसका टॉर्क इधर आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका टॉर्क देखो तो R से F, इसका टॉर्क इधर आएगा तो माइनस का T2 इंटू R इक्वल टू टॉर्क नेट। बोलो बेटा, तो एक इक्वेशन मेरे पास में ये बनेगी। ठीक है, इसको मैं यहां भी लिख देता हूं, T1 R माइनस T2 R इक्वल टू टॉर्क नेट। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। दूसरा टाउ इक्वल टू I पुली इनटू अल्फा, एक इक्वेशन ये। ठीक है, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको लगाना आता ही है, क्या लिखेंगे m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a और ये T2 माइनस m2g
इक्वल्स टू M2A। तो बच्चों एंट्री ऑफ पुली में बस अब देखो ये थ्योरी पार्ट है, मैं जबरदस्ती आपको उलझा दूं 10-12 लाइनें लिखवा दूं, कोई मतलब नहीं बेटे, सब भूल जाते हैं हम लोग बात में, हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो बच्चे क्या क्या पूछेगा देखो इसमें, आपको पता है जितने अननोन्स क्वांटिटी उतनी इक्वेशन। अब यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, देखो T1 नहीं है, T2 नहीं है, ए की वैल्यू चाहिए, अल्फा चाहिए, टॉर्क चाहिए, तो जितने अननोन्स उतनी इक्वेशन। तो बच्चों जब जब कोई प्रॉब्लम आएगी पुली की या हाँ पुली की या ब्लॉक की, तो मैं ये सब इक्वेशन बनाने वाला हूँ। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए, ये क्वेश्चंस कैसे बनती है। कल का बेटा पूरा लेक्चर हमारे इस पर डिपेंड होगा। कल यकीन मानो मैं इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, मैं सारी वैरायटी करा दूंगा, और साथ में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, आपको एक रेडीमेड फार्मूले दे दूंगा। हाँ, इस केस में ये वाला फार्मूला, इस केस में वाला फार्मूला। अब जो बच्चे फार्मूला लवर्स हैं वो फार्मूले को रट लेंगे, और जिनको लगता नहीं सर मैं तो कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट से बनाना। लेकिन जो फार्मूला रटने वाले बच्चे हैं वही कॉन्सेप्ट पे जाना है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा चीज़ों को वेरी कर दे, तो कॉन्सेप्ट भी अपने को आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको इतना नोट कर लें बच्चों, और मुझे लगता है कि इतना थ्योरी सफिशिएंट है। कल आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो हम इसके सीक्रेट्स को समझेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को मैं आज यहीं पर ही फिनिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने सारी बातें समझी होंगी, तो आप इसको पढ़ के आएँ, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखिए। थैंक यू।